नमस्कार दर्शक मित्रों, थिंक लाइन के एक नए संस्करण में आपका फिर से स्वागत है। जैसे आप देख रहे हैं, आज फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुमित मेहता जी। इनकी कोई पहचान जरूरी नहीं है, आप सब जानते हो उसे। आज जो विषय पे हम बात करने वाले हैं ना, वो गुजरात और भारत के भविष्य के ग्रोथ इंजन क्या होंगे उसकी बात करने वाले हैं। अभी देखिए, पिछले साल के चुनाव में गुजरात में सत्ताधारी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में गुजरात को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात की थी। आज हम जहां पर है वहां से 1 ट्रिलियन बनना अगले 5-7 साल में बहुत मुश्किल लगता है। मगर क्या आप सोच सकते हो, कैन वी थिंक फॉर अ मोमेंट, कि अगर ग्रोथ इंजन को एक इम्पिटस दिया जाए, धोलेरा एसआईआर जैसा कुछ आ जाए, साथ में गिफ्ट सिटी आ जाए, कुछ ऐसा हो कि 2-4 साल में, जिसकी हम बात कर रहे हैं, द बिग हब ऑफ सेमीकंडक्टर फॉक्सकॉन वाले आके धोलेरा में कुछ बनाना चालू करें, विश्व भर के बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गिफ्ट सिटी में आके ऑपरेट होना चालू करें। अगर वो यूनियन टेरिटरी नहीं बन गई जैसे कोई लोग कह रहे हैं, तो शायद ये 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी ऑलराउंड डेवलपमेंट और ग्रोथ इंजन के लिए इट विल प्रोपेल द ग्रोथ। मेरा कहने का मतलब है, 1 ट्रिलियन एक आंकड़ा है, उसे समझने की जरूरत है। मगर भारत में जो ग्रोथ का पैटर्न होगा वो क्या होगा और कैसे होगा, और धोलेरा इसमें कितना बड़ा रोल प्ले करेगा, उसकी बात हम करने वाले हैं। सुमित जी, आई हैव गिवन अ बैकग्राउंड, मैंने लोगों को बोल दिया, हम बड़ी बड़ी फिल्म सी बातें नहीं करेंगे, वास्तविक तौर पे ग्राउंड पे रह के रियलिटीज क्या है उसकी बात करेंगे। और 2023 है, 2027 में हम कहाँ होंगे उसकी बात पहले करेंगे। सुमित जी, शुरू कीजिए आप। मैं इसको 2023, 24, 25, 27, 30 वैसे शॉर्ट टर्म पैरामीटर से नहीं देखना चाहूंगा हिमांशु भाई। मैं इसको एक लार्जर पर्सपेक्टिव से देखना चाहता हूँ। तो मैं पहले चालू करूंगा विद गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी के साथ मेरा एसोसिएशन 2007-8 से रहा है, आज से नहीं। तब नरेंद्र भाई गुजरात के मुख्यमंत्री थे और दिस प्रोजेक्ट वाज कंसिडर्ड टू बी हिज ड्रीम प्रोजेक्ट, कि नरेंद्र भाई का ड्रीम प्रोजेक्ट है। मैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें कहना चाहूंगा अबाउट दिस प्रोजेक्ट, जो शायद शायद ही इस मीडिया में डिस हुआ है या सोशल मीडिया डिस्कस हुआ है। यहाँ एवरेज एफएसआई यानी फ्लोर स्पेस इंडेक्स या फ्लोर एफएआर बोलते हो, दैट इज मोर देन 10। यानी अहमदाबाद में आज के तारीख में रफली से 2.25 का एफएसआई है। गिफ्ट सिटी में उससे 4 गुना से ज्यादा एफएसआई होगी, एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू द एफएसआई इन हांगकांग एंड सिंगापुर। यानी नरेंद्र भाई का जब वो सीएम थे, सबका विजन था कि मुझे एक ऐसी फाइनेंशियल सेंटर बनानी है इक्विवेलेंट टू हांगकांग एंड सिंगापुर, इक्विवेलेंट टू लंदन एंड न्यूयॉर्क, हु आल्सो हैज अ एफएसआई व्हिच इज इक्विवेलेंट टू देम। यानी 100 माले, 80 माले के बड़े बड़े बिल्डिंग्स हो, जाइजेंटिक टावर्स हो, उस तरह का उनका विजन था। एंड व्हाट वाज द रैशनल? द रैशनल वाज he wanted a financial center equidistant from New York and from Tokyo to London. लंदन, ओके, हांगकांग में भी फाइनेंशियल सेंटर है, सिंगापुर में भी फाइनेंशियल सेंटर है, टोक्यो में भी फाइनेंशियल सेंटर है। यहाँ दुबई अपने बाद में आया और दुबई ने एक फाइनेंशियल सेंटर बना लिया। दुबई इज टुडे अ फाइनेंशियल सेंटर। ओके, वहां लंदन तो था ही, मोर देन 200 years लंदन हैज बीन द फाइनेंशियल सेंटर। तो उसके बीच में एक ऐसा फाइनेंशियल सेंटर बने जहां बैठ के ट्रेडर्स टोक्यो के एक्सचेंज के टाइमिंग्स पे भी काम कर सके। यानी अगर कोई एक ग्लोबल फाइनेंशियल जायंट हो, जो टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज, हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज
लंदन, फ्रैंकफर्ट, न्यूयॉर्क पे काम करता है, तो एक ऑफिस में वो शिफ्ट में लोगों को बदल बदल के वहां से काम करा सकेगा, इंस्टेड ऑफ कीपिंग पीपल इन 10 ऑफिसेस। बैक ऑफिस यहाँ आ जाएंगे सबके, ग्लोबल बैक ऑफिस। उसका रैशनल क्या था? रैशनल ये था कि सीए इंस्टीट्यूट के हाईएस्ट नंबर ऑफ पास आउट फ्रॉम अहमदाबाद। गुजरात से तो बेसिक। नरेंद्र, हाँ, यानी गुजरात से मैक्सिमम अहमदाबाद, क्योंकि सिटी वाइज हमें डेटा मिलता है, अहमदाबाद एट द हाईएस्ट। तो नरेंद्र भाई ने सोचा गुजरात, राजस्थान एंड गुजरात हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो बोला उन लोग सब यहाँ आके काम कर सकेंगे, हम लोग फाइनेंशियल सेंटर खड़ा कर देंगे। ट्रेडिंग के लिए तो गुजरात राजस्थान में बच्चे लोग ट्रेडिंग करते हैं, तो उन लोग ग्लोबल फाइनेंशियल जायंट्स के ऑफिसेस में बैठ के ट्रेडिंग करेंगे। सो दिस वाज द ओवरऑल आइडिया विद व्हिच ही स्टार्टेड। इंटरनेशनल बेंचमार्किंग स्टडीज उन्होंने वही कंपनी से कराया था जहां मैं पहले नौकरी करता था। ये मैं आज से 15 साल पहले की बात करता हूँ। हम्म। लोगों ने तब बोल दिया था कि दिस इज ऑल नॉनसेंस, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। टुडे वी आर सीइंग इट हैपनिंग। लेकिन दिस इज ओनली अ पार्ट ऑफ द होल। लेट अस गो बैक टू 1947। मैं आपको सीधा 75 साल पहले लेके जा रहा हूँ, जब बॉम्बे, जिसको आज नाम बदल के मुंबई बोला जा रहा है, बॉम्बे वाज द रीजनल फाइनेंशियल सेंटर, जहां से सिर्फ इंडिया का फाइनेंस का काम नहीं होता था, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट का भी काम यहाँ से ही होता, गल्फ से। तो वी लॉस्ट दैट ड्यूरिंग द नेहरूवियन एरा। पहले तो हम लोग का रीजनल फाइनेंशियल सेंटर में से हम नेशनल फाइनेंशियल सेंटर हुए, वो भी बिकॉज देयर वाज नो अल्टरनेटिव। दूसरा बात में द वे बॉम्बे वाज मिसमैनेज्ड बाय लोकल पार्टीज, that it was incompatible in the international arena. It was incompetent to provide a kind of global infrastructure that is required. लोग बोलेंगे हम सिंगापुर बना देंगे, कैसे बनाओगे? यहाँ कोई भी ग्लोबल फंड मैनेजर आएगा ही नहीं बॉम्बे में। क्यों? क्योंकि 2 घंटा अगर उसके एम्प्लॉयज को आने को लगता हो, सुबह शाम को 2 घंटा जाने को लगता हो, तो तो होगा काम ही नहीं नहीं। कर सकेंगे। सही बात। तो वो सब सोच के मोदी जी ने तब ये पूरा डिजाइन किया था, करवाया था। यानी ऑफ कोर्स ही डिड नॉट डू इट, बट ही गेव द विजन टू द ब्यूरोक्रेट, श्रीनिवास करके था, और उसने बाद में आगे ही टुक इट फॉरवर्ड। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन गिफ्ट। गिफ्ट सिटी का काम काफी टाइम तक नहीं हुआ था, एंड इट वाज गोइंग वेरी स्लो। उसके लिए बहुत सारे रीजन भी थे, थोड़े इम्प्रैक्टिकलिटीज थे, थोड़ा ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज भी थे। ऐसा नहीं है, आज भी थोड़े प्रॉब्लम है ब्यूरोक्रेटिक साइड में। अगर समय मिलेगा तो वो भी डिस्कस करें। लेकिन what Modi ji saw and what is happening now is that global financial giants are started recognizing the need for working through GIFT। क्योंकि हमने पहले इस तरह का एक जुरिस्डिक्शन बनाया ही नहीं था जो मोदी जी ने बनाया। जब कांग्रेस ने 2006 में इसको, बीकेसी को ग्लोबल इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर अनाउंस किया, आईएफसी, तब उन्होंने वो विजन के साथ नहीं किया। दे ओनली प्लेड अ रियल एस्टेट गेम। मोदी जी इज नॉट प्लेइंग अ रियल एस्टेट गेम, ही इज प्लेइंग अ सर्विस गेम। कि मैं क्या कर सकता हूँ? तो अगर आप यहाँ आते हो तो आपको, अगर आपको एक टैक्स हेवन में अपना फंड डोमिसाइल करना है, उसके बदले आप गिफ्ट सिटी में डोमिसाइल करो। आपको इंडिया के बाहर, बिकॉज टैक्स हेवन इज नॉट अ डर्टी वर्ड द वे इट इज मेड, इट इज रियली Yes. रिक्वायर्ड, एंड आई एम टॉकिंग इन माई कैपेसिटी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये बहुत जरूरी है। तो वो थोड़े लेजिस्लेटिव चेंजेस किए। अब एयरक्राफ्ट लीजिंग के लिए और एयरक्राफ्ट फाइनेंसिंग के लिए गिफ्ट सिटी इज गोइंग टू बिकम द हब। यानी अगर आपको कोई बड़ी बड़ी एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनीज होती है जो ये एयरलाइंस को एयरक्राफ्ट भाड़े पे देती है, उसको वेट लीज और ड्राई लीज बोलते हैं। तो उसके लिए वो सब कंपनीज गिफ्ट सिटी में डोमिसाइल होंगी। उसके लिए भी प्रावधान किया गया है, शिपिंग के लिए प्रावधान किया गया है, फिनेंशियल। हम लोग सिर्फ क्या देखते हैं कि हाँ स्टॉक मार्केट होगा, सिर्फ स्टॉक मार्केट इज नॉट फाइनेंस। फाइनेंस में लीजिंग का काम होता है, एयरक्राफ्ट लीजिंग का काम होता है, शिप्स का ट्रांजैक्शन, एयरक्राफ्ट फाइनेंसिंग होता है, शिप फाइनेंसिंग होता है। ये सब गिफ्ट सिटी से होगा। उसके बाद में आर्बिट्रेशन सेंटर का सोचा जा रहा है कि जहां बैठ के आर्बिट्रेशन हो, बड़े बड़े ट्रांजैक्शन का आर्बिट्रेशन। आजकल आर्बिट्रेशन से सिंगापुर में होता है, दुबई में होता है। दुबई भी नया नया चालू हुआ, लेकिन कितना स्पीड पे डेवलप हुआ। हिस्टोरिकल इट वॉज लंडन, पेरिस एंड सिंगापुर। तो यहाँ हम क्यों नहीं? अगर दुबई बना सकता है एक तो हम आर्बिट्रेशन क्यों नहीं सेंटर, बना तो हम सकते? क्यों? तो ये भी एक विजन है।
उसके बाद में जो ईसीबी ट्रांजैक्शन होंगे, इंटरनेशनल फंड रेजिंग होंगे। अब मेरी एक फ्रेंड है, शी इज अ वेरी प्रोमिनेंट लॉयर और कॉर्पोरेट लॉयर। उसके क्लाइंट का उन लोग ने इंटरनेशनल बॉन्ड इशू किया, पैसा लंदन और न्यूयॉर्क से रेस किया और सिक्योरिटीज लिस्ट की बॉन्ड्स लिस्टेड ऑन गिफ्ट सिटी इंटरनेशनल फिनांस एक्सचेंज। तो हम लोगों को अब लंदन स्टॉक एक्सचेंज या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम गिफ्ट सिटी में बॉन्ड लिस्ट कर सकेंगे एंड पीपल कैन बाय, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स कैन बाय अवर बॉन्ड। आगे चल के अभी जो चेंजेस आए हैं, अब मेरी कंपनी अगर बीएसई एनएसई पे लिस्टेड नहीं होगी तो मैं भी गिफ्ट सिटी पे डायरेक्ट लिस्टिंग करके ड्यूअल लिस्टिंग करा सकता हूँ। हम्म। तो मैं शेयर मार्केट को भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो दीज आर ऑल वेरी पॉजिटिव थिंग्स विच आर हैपनिंग। आपको और एक चीज बता दूं, री इंश्योरेंस बिजनेस, री इंश्योरेंस यानी ये सब इंश्योरेंस कंपनीज होती है जैसे जीआईसी और वो सब, उन लोग भी खुद का रिस्क दूसरी लार्जर इंटरनेशनल ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनीज के पास खुद की रिस्क हेज करती है। यानी अगर से जीआईसी ने 500 शिप्स का इंश्योरेंस किया है, वो क्या सोचेगा 500 शिप्स का पूरा रिस्क मैं लूं, उसके बदले 350 शिप्स में बेच डालता हूँ, यानी रिस्क में बेच डालता हूँ। अगर कुछ ज्यादा हुआ तो उससे पैसा ले लूंगा, 150 तक का रिस्क मैं मेरे पास रखता हूँ। तो ये री इंश्योरेंस बिजनेस होता है। और इसमें पहले काम बॉम्बे से होता था, बाद में यहाँ से दुबई शिफ्ट हुआ काम। अब वो अब वापस दुबई का काम दिल्ली। और बॉम्बे का काम, दुबई का काम इंडिया वापस आ गया है और बॉम्बे का काम गिफ्ट सिटी में चला गया है। तो हम लोग सिर्फ इसको स्टॉक मार्केट के एंगल से ना देखते हुए इसको हम वेरियस फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जैसे कमोडिटी ट्रेडिंग, करेंसी ट्रेडिंग, होलसेल डेट मार्केट या फिक्स्ड इनकम मार्केट जिसको बोलते हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, इंटरनेशनल फंड रेजिंग, डोमिसाइलिंग द फंड्स, पी फंड्स, हेज फंड्स, वो सब, ये पूरा जो गैमेट ऑफ सर्विसेज है दैट विल कम इनटू गिफ्ट एंड नहीं, दैट मगर इज ये द ब्यूटी ऑफ। कितना परसेंट तक आ चुका है? ये भी टॉकिंग, लोग ऐसा बोलते हैं बोलने वाले कि ये तो बोलने की बात है, कुछ होता ही नहीं है। हाँ तो ठीक है ना, जिसको समझ में नहीं आता वो ऐसी ही बातें करेंगे, उनको बोलने देने का सी, उनका उनका काम बोलना है तो उन लोग बोलते रहेंगे, हमारा काम काम करना है तो हम काम करते रहेंगे। उन लोग काम तो कर नहीं सकते। ये हो रहा है आज के तारीख में, कितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, एसजीएक्स पे निफ्टी था उसको गिफ्ट निफ्टी बना दिया गया है। और आप जो 5 साल में मैंने स्पीड देखा है, राधा 2021 से जो स्पीड देखा है, वॉल्यूम्स ऑन गिफ्ट सिटी एक्सचेंज एंड ऑल, दैट इज फिनोमिनल। लेकिन दिस इज टिप ऑफ द आइसबर्ग। लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है आप लोग मत देखो। मैं आपके चैनल पे आज के तारीख में, आज का दिन है, मैं यहाँ बताना चाहूंगा 6 नवंबर 2023 को, कि 6 नवंबर 2033 में गिफ्ट सिटी का वॉल्यूम इन वैल्यू टर्म्स, बिजनेस जो हो रहा है, ट्रांजैक्शन इन वैल्यू टर्म्स विल बी इक्वल टू बॉम्बे। वाह, वाह, वी आर और टॉकिंग समथिंग वेरी बिग हियर। तो दर्शक मित्रों समझ लो, हम वो कुछ बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। ये बात तो हो रही है गिफ्ट सिटी की, अब धोलेरा की बात आएगी। और नहीं नहीं नहीं, धोलेरा अभी इसलिए मैं आना। गिफ्ट सिटी का हाँ, नहीं नहीं, अभी करेक्ट। मैंने गिफ्ट सिटी कंप्लीट नहीं किया है। ओके सर। जो बॉम्बे को 150 साल लगा था वो गिफ्ट सिटी 15 साल में कर डालेगा। और दूसरे 10 से 15 साल में गिफ्ट सिटी विल बी द डी फैक्टो फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। भारत। इंडिया। भारत। क्योंकि जिस तरह का एनवायरनमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन किया जा रहा है, बॉम्बे इज नॉट एबल टू मैच। तो ये सब गिफ्ट सिटी में ही जाना है मैक्सिमम। आप पकड़ लो 2047 में गिफ्ट सिटी विल बी द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। ओके। ओके। अब धोलेरा की बात सर, क्योंकि दोनों साथ में चल रहा तो है। हम। तीन चीज साथ में चल रही है, गिफ्ट सिटी, धोलेरा, सूरत, डायमंड बुट। धोलेरा, धोलेरा इज अ फ्यूचरिस्टिक सिटी। सी, आज तक हम लोग क्या, मैं आपको बताता हूँ, 2002 में मैं जब एक बहुत लार्ज मीडिया हाउस में रिसर्च एनालिस्ट करके काम करता था, तब हम लोग ने एक एसईजेड्स के ऊपर एक कंसेप्ट पेपर बनाया था। तो मैं तब काफी, तब एसईजेड्स वाज अ न्यू टर्म, क्योंकि वाजपेयी जी की गवर्नमेंट ने निरुपम वाजपेयी और दूसरे एक जेफरी सैक्स करके दो हार्वर्ड के प्रोफेसर्स को लेके
पूरा रिपोर्ट बनवाया था, जिसकी कॉपी मेरे पास आज भी है। तो हम लोग एसईजेड क्या है उसके लिए काफी लोगों को मिले थे, और एसईजेड का कंसेप्ट और वो सब जो था, जैसे शेंजन है, हाउ डिड शेंजन डेवलप एज अ एसईजेड? Finland was the first country in the world which created a SEZ, and the SEZ was operated by Nokia. हम लोग ने कभी SEZ को एक सर्विस इंडस्ट्री करके नहीं देखा था, हम लोग ने SEZ को सिर्फ एक रियल एस्टेट गेम करके देखा था। मोदी जी चेंज द कंसेप्ट। मैं महिमा मंडन नहीं कर रहा हूँ मोदी जी का, लेकिन या आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है, दैट इज फॉर द फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री। इट कैन बी कॉल्ड द नैनो सिटी ऑफ इंडिया, इट कैन बी कॉल्ड द semiconductor capital of India, whatever name you want to call it. Lekin infrastructure is being provided in a manner that these industries will come over here, and this Dholera will become the industrial hub for manufacturing of semiconductors, storage batteries, and all related equipment, including solar and other products. Okay. तो इसमें the vision is कि जो भी allied industry है which are relating to storage, power generation, renewable energy, ना semiconductors, silicon based industries, फिर वो solar panel हो या ये है, they will all be stationed at one place, because these all industries need lot of water and lot of electricity. तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि उनको वो सब मिले। अभी वहाँ फॉक्सकॉन आ रहा है, वहाँ दूसरी इंडस्ट्रीज आने वाली है, रिलायंस और गूगल का टीवी फोन का भी प्रोजेक्ट वहीं आने वाला है, टाटा का लिथियम बैटरी का प्रोजेक्ट भी वहां आने वाला है। सो देयर आर सो मेनी प्रोजेक्ट्स कमिंग अप, एंड दिस जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, क्योंकि जैसे ताइवान से धीरे धीरे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री विल डाइवर्सिफाई, क्योंकि ताइवान इज फेसिंग द रिस्क ऑफ चाइना एंड द एग्रेशन। हमने देखा है कि सप्लाई चेन किस तरह से डिस्टर्ब हो गए थे जब कोविड हुआ, ग्लोबल सप्लाई चेन किस तरह से डिस्टर्ब हुए जब यूक्रेन रशिया वॉर हुआ। तो the Western world cannot totally depend on Taiwan given the aggression of China. So they want to diversify the supply chain. So they need a conducive environment which is there in Dholera or other Gujarat. Dholera is identified, but largely within Gujarat, जो एक conducive environment है, that is being provided. So it is going to take time. See, these are all long-term projects. These have huge geopolitical, geostrategic ramifications. इसके अंदर डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल रिलेशंस भी उतने ही ज्यादा काम करते हैं। इट इज नॉट जस्ट प्लेन वैनिला कि मैंने आज फैक्ट्री डाल देनी है, कि भैया रतन टाटा जी से बात किया या मुकेश अंबानी जी से बात किया, हाँ, या अदानी जी से बात किया तो एक फिल्मर का प्लांट डाल दिया, या एक रिलायंस का प्लांट डाल दिया, या एक टाटा नैनो का प्लांट डाल दिया। इट इज नॉट एज सिंपल एज दैट। यहाँ जियो पॉलिटिक्स आ जाएगा, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्रांसफर ऑफ मशीनरी। आपको पता होगा कि कोविड के टाइम में transfer of machinery to manufacture semiconductors to China. That machinery China was not allowed to buy. Yes. तो ये सब फैक्टर्स है। और सबसे मजे की बात क्या मालूम है, सेमीकंडक्टर में सबसे ज्यादा रिसर्च भी इंडिया में हो रहा है, लेकिन इट इज बाय द पीपल हु आर वर्किंग फॉर फॉरेन कंपनीज। अब उनको यहाँ ये मिलेगा इम्पेटस। ये इंफ्रास्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। लेट मी टेल यू, धोलेरा इज नॉट अ इजी प्रोजेक्ट, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोजेक्ट। उसमें एक तो जिस तरह का ज्योग्राफी है, क्योंकि धोलेरा सिट्स ऑन अ लैंड विच इज नियरली 2-3 फीट बिलो द सी लेवल। यस। और वहां पानी आ जाता था। आज वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना इज नॉट सो इजी। गवर्नमेंट हैज टेकन अ वेरी चैलेंजिंग टास्क, लेकिन प्रोबेबली दैट कुड बी द रीजन दे हैव आइडेंटिफाइड धोलेरा एज अ लोकेशन, बिकॉज दे आल्सो नीड अ लॉट ऑफ वाटर व्हिच धोलेरा कैन प्रोवाइड। ऐसा है। सो धोलेरा इज अ सिटी, उसके लिए बहुत काम करना पड़ेगा। इट इज नॉट इजी, अभी तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। नहीं सुबीर जी, और ये बताइए हमारे दर्शकों को, सामान्य दर्शक, कितने साल लगेंगे ऑपरेटिव धोलेरा हो जाने? आई एम यूजिंग द वेरी रिलेटिव वर्ड कि द होल प्रोजेक्ट विल गो ऑन टिल 2042, बट ऑपरेटिव धोलेरा जहां दिखने लगे ऑपरेटिव हो गया है, धोलेरा कनेक्टिविटी नहीं, अभी क्या है,
कनेक्टिविटी तो दूसरे 3-4 साल लग जाएंगे, बिकॉज दे आर लुकिंग एट फेड्रा एयरपोर्ट एंड कनेक्टिविटी ऑफ धोलेरा टू गिफ्ट सिटी ऑल्सो। मेट्रो रेल प्लान हुआ है टू कनेक्ट अहमदाबाद एंड धोलेरा, और बीच में फेड्रा एयरपोर्ट आ जाएगा, तो अहमदाबाद से गिफ्ट सिटी से लेके फेड्रा अहमदाबाद सिटी, वहां से फेड्रा एयरपोर्ट और वहां से धोलेरा, तो 5 एक साल तो वो लग जाएंगे। अभी इट इज ऑन नेसेंट स्टेज, अभी उसको इनिशियल इम्पेटस मिला है। यानी अगर मैं आपको एक सामान्य दर्शक के भाषा में हाँ, बताऊं, वो आप बताइए। मॉल बना रहे हो, अभी आपको सिर्फ एक पीवीआर मिला है और एक नीचे बिग बाजार मिला है या रिलायंस मिला है, लेकिन अंदर दूसरी सब दुकानें भरती, और वहां तक का रास्ता भी बनना है सो दैट लोग पीवीआर में आके मूवी देखे और नीचे रिलायंस ट्रेंड या बिग बाजार में शॉपिंग करें। तो अभी वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम चल रहा है। आई थिंक इट विल एटलीस्ट टेक 5 years फॉर ऑल दोस थिंग्स टू गेट रेडी। So do you एंड foresee now, व्हेन आई now I'll come to a basic question, then you continue. थिंक Do you foresee with all these two things coming up, do you foresee Gujarat having a 1 trillion economy? Today's our economy is what? 0.226 trillion? 226 trillion? अराउंड से 225 Yeah. 230 बिलियन डॉलर का Yeah. अपना इकोनॉमी है यार। Make it लेकिन 1 trillion. सी सी 1 ट्रिलियन तो होने ही वाला है, लेकिन वी हैव टू बी रियलिस्टिक के व्हाट विल बी द पेस ऑफ ग्रोथ। Hmm. अगर हम 10% के ग्रोथ पे हम लोग बात करते हैं, कंपाउंडिंग भी किया, तो भी यहाँ से हमें कुछ नहीं तो 15 साल लग जाएंगे, 20 साल लग जाएंगे 1 ट्रिलियन डॉलर होने में, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट 4 टाइम्स ग्रोथ। Hmm. Hmm. 250 बिलियन से 1 ट्रिलियन यानी 4 टाइम्स ग्रोथ हम लोग बात कर रहे हैं। तो इट इज नॉट ओनली जस्ट गोइंग टू कम आउट ऑफ दिस, it is also going to come. See, major impetus for that will be Gift City number one, Dholera number two, Surat Diamond Boost number three, series of ports which are being developed in Yes. Gujarat number four, and the fifth is how they now develop the industrial hubs of Rajkot, Baroda, Vapi तो पूरा सैचुरेट हो गया, there is nothing left in Vapi, लेकिन now it is Rajkot एंड दोज एरियाज एंड टू सम एक्सटेंट बड़ौदा। अहमदाबाद में तो अब उतना जो है, सारण तो पूरा डेवलप हो चुका है, सारण तो इतना बढ़ा दिया है कि अब रूम नहीं है। True. सूरत में डायमंड के अलावा, सूरत में डायमंड और टेक्सटाइल्स Yes. के अलावा कुछ दूसरा इम्पेटस ही नहीं है। हजीरा पोर्ट इज द ओनली स्टोरी इन सूरत, जो अगर बड़ा किया जाए या फिर वहां दूसरा गैस टर्मिनल लिख के आए, ऐसा कुछ करे तो बात अलग है, लेकिन द ग्रोथ ट्रिगर विल बी। लेकिन दूसरा एक फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, गवर्नमेंट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, जो बॉम्बे से डायमंड मार्केट शिफ्ट होगा सूरत में, उसका भी जीडीपी में अकाउंटिंग गुजरात में होगा। Hmm. That will be a huge amount. सी आज डायमंड्स का जो है $30 बिलियन का टोटल ट्रेड है जेम्स एंड ज्वेलरी का, उसमें से $20 बिलियन तो आज के तारीख में गुजरात से ही होता है, सूरत से। रहा $10 बिलियन विच इज हैपनिंग इन बॉम्बे एंड सबर्ब बॉम्बे एंड न्यू बॉम्बे, अ लार्ज चंक ऑफ विच विल शिफ्ट टू सूरत। 610 फर्म्स ने तो शिफ्ट होने की बात अनाउंस कर दी, they bought their offices. भारत डायमंड बूस्ट विल हैव, ऐसे बोले तो एक टोकन प्रेजेंस रहेगा कि सेठ जी की एक ऑफिस है बंबई में, लेकिन काम पूरा सूरत से ही होने वाला है। आज के तारीख में भी सीन ऐसा है कि लोग 2 या 3 दिन बॉम्बे के डायमंड मर्चेंट्स सुबह वंदे भारत से सूरत जाते हैं, काम पूरा दिन खत्म करके शाम को आते हैं। अब वो खुद जाने लगे, लेकिन आपको पता है 1990s ऑनवर्ड्स तो आंगड़िया कितना डेवलप हो चुका था, क्योंकि अरे जो सर, ये इंडस्ट्री डायमंड बैरन्स की सब्जियां, घर की सब्जियां रोज सुबह जाती थी। दूध और सब्जियां, देशी दूध और ओ सब्जियां, सूरत से ओ मुंबई रोज। दैट इज द। तो वो तो कोई यही नहीं है। 3-4 घंटे हाँ, में और पहुंचते थे पहले तो, अभी तो 2 घंटे में पहुंचने लगे। तो अब तो 3 घंटे में पहुंचेंगे वंदे भारत में। लेकिन द पॉइंट इज दैट कि 1960s में जो इंडस्ट्री जवेरी बाजार गिरगांव वो एरिया में चालू हुई, वहां से पंचरत्न में शिफ्ट हुई, वहां से उन लोग ने ऑफिसेस पंचरत्न में रखे रखे, लेकिन फैक्ट्रीज उन लोग की मलाड में हुई, मलाड से बाद में दहीसर तक गए, और फाइनली अब पूरा बॉम्बे बीकेसी, में से निकल के उन लोग सब, बीकेसी में तो ऑफिसेस रही, ऑफिस लेकिन रही, फैक्ट्री सब में ट्रांसफर हो सूरत गई, में आ गई। सूरत में आ गई। और ये अभी की बात नहीं है, जो थोड़ा बहुत बचा था वो भी लॉकडाउन में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पूरा बैंड बजा के उनको भगाने का ही काम किया है।
ओके, यानी ऐसे बोले तो कभी कभी हमें लगता है कि मोदी जी महाराष्ट्र से इंडस्ट्री लेके जा रहे हैं गुजरात, या महाराष्ट्र की गवर्नमेंट बोल रही है कि नहीं भैया आप गुजरात चले जाओ, आप यहाँ मत रहो। ओके। तो हाँ, कि आप यहाँ मत रहो, हम आपको हरास इतना करेंगे कि आप खुद ही गुजरात चले जाओगे। आपसे रिश्वत मांगेंगे, आपसे एक्सटॉर्शन मांगेंगे, आपसे फिरौती मांगेंगे, आपके लोगों को तकलीफ देंगे, यूनियन बाजी हो जाएगी। हाँ, वो सब खर्चे लगेंगे आपके। 2 साल तक लॉकडाउन इंडिस्क्रिमिनेट रहेगा, तो आपको तो फैक्ट्री बंद करके ही रखनी पड़ेगी। तो आपको तो ऑटोमेटिकली गुजरात ही जाना है। तो यहाँ जो बचा कुचा था $10 बिलियन, वो भी शिफ्ट हो जाएगा। दूसरा, गुजरात में सूरत में होगा दैट इज एथिकल डायमंड या कल्चर्ड डायमंड। यस। दैट इज बिकम न्यू वेरी बिग थिंग। उसके अंदर बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो दैट विल ऑल्सो गिव अ टिकट। तो ये 3 फैक्टर्स है। गिफ्ट सिटी वन ऑफ द बिगेस्ट। और उसमें जैसे शिफ्टिंग होगा, अभी से मेरे मेरा एक दोस्त ही इन्वॉल्व था इन द कमिटी। हिज सजेशन, वो खुद भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कि फंड रिलोकेशन पॉलिसी ड्राफ्टिंग में मेरे फ्रेंड ने सजेशन दिए। तो we will be able to get lot of AIS operating out of gift city instead of having to operate from Singapore, Mauritius and all those jurisdictions. So I think सुन, ये तीन मिला ये have a फंड huge रिलोकेशन की impact. आपने बात की ना, मैं एक छोटा सा सवाल पूछूं? क्या Yes, ऐसा कुछ हो रहा है कि यूएस की बैंक्स जा रही है फंड्स, काफी फंड्स का रिलोकेशन गिफ्ट सिटी में हो रहा है? इज इट ट्रू? नहीं, अभी फंड्स का नहीं हो रहा है, लेकिन सिलिकॉन वैली बैंक के बाद काफी लोगों ने अपने पैसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर में यानी गिफ्ट सिटी के बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर किए हैं, क्योंकि उनको यहाँ सेफ्टी दिखाई दी। और दूसरा क्या रीजन होगा, यानी इट इज नॉट फंड्स एज ऑफ नाउ, फंड्स का काम अभी चालू होगा, लेकिन सिलिकॉन वैली बैंक के बाद काफी पैसा इंडिया में उन लोग ने गिफ्ट सिटी के अकाउंट्स में ट्रांसफर किया है। ये नॉन रेसिडेंट्स ने किया है, नॉन इंडियंस ने किया है। दर्शक और मित्रों, आगे चल मैं जो आपको संदेश देना चाहता था ना, ये सुमित जी दे रहे हैं। इसके लिए मुझे ये सवाल पूछना पड़ा उनको कि ये हो क्या और रहा सबसे है। सबसे बड़ी बात होगी, अगले 10-15 साल में विल फाइंड ऑल द लार्ज ग्लोबल बैंक्स ऑपरेटिंग आउट ऑफ गिफ्ट सिटी। जैसे आज वो सिंगापुर हांगकांग से ऑपरेट करते हैं, और बड़े कंपनियों को बड़े बड़े लोन्स देने होते हैं इन फॉरेन करेंसी। तो उन लोग आज इंडिया की भी कंपनीज बड़ी कंपनियों को एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग करके होता है, यानी डॉलर में लोन होता है या यूरो में, मोस्टली इट इज डॉलर। तो दे इधर ट्रांजैक्ट इन आईएफएससी ब्रांच, ओके, या तो फिर विच इज इन गिफ्ट सिटी, और दे गो टू लंदन एंड अदर प्लेसेस। यानी जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, तो आईसीआईसीआई बैंक विल डू एवरीथिंग फ्रॉम देयर आईसीआईसीआई लंदन बैलेंस शीट, ओके। एसीबीज का पूरा बिजनेस वैसे चलता है। अब वो सब शिफ्ट होगा, वो सब फॉरेन बैंक्स इंडिया में गिफ्ट सिटी में अपनी ब्रांच रखेगी, जिसको बड़े लोन्स चाहिए डॉलर्स में, और वो सब तुम लंदन तक मत जाओ, वंदे भारत एक्सप्रेस पकड़ के गिफ्ट सिटी आ जाओ और डील करके निकल जाओ शाम की गाड़ी। दर्शक मित्रों, वक्त नहीं बचा है, जरा भी वक्त नहीं बचा है। बातों बातों में 30 मिनट निकल गए, 35 मिनट निकल गए, मुझे तो पता ही नहीं चला। सुमित जी, कंक्लूजन में, डू यू रियली सी के ये जो फैक्टर्स आपने बताया, गिफ्ट सिटी का, धोलेरा का, सूरत डायमंड बूज का, दे आर द फ्यूचर ग्रोथ इंजिन, नॉट ओनली फॉर गुजरात, रास्ता दिखाने वाले भारत की not प्रगति only के? for Gujarat, it will be the future growth engines of India, that is Bharat. एंड व्हाट डू यू जब हम फोरसी, स्वर्णिम भारत देखेंगे, 2047 का स्वर्णिम भारत देखेंगे, when we may be touching around 30 trillion, $34 trillion या $35 trillion का इकोनॉमी, then Gujarat will definitely be contributing। और तब गुजरात का शेयर $1-2 बिलियन नहीं होगा, शायद 1 बिलियन नहीं होगा ज्यादा, और 1 ट्रिलियन नहीं होगा ज्यादा होगा। दर्शक मित्रों, काफी लोगों को ये बात अचंभित करेगी, काफी लोगों को लगेगा कि ये क्या हवा में बात कर रहे हैं, अभी तो 4 ट्रिलियन नहीं पहुंचे, हम लोग बात कर रहे हैं 20-25 साल के अंदर हम लोग 30-32 ट्रिलियन। बट दैट्स गोइंग टू बी अ फैक्ट। ये सब चीजें जो सुमित जी बता रहे हैं फिनेंशियल सेक्टर की, और जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है, एक क्लासिकल ग्रीन सिटी डेवलपमेंट मॉडल के जिसके तहत 100 और सिटीज भारत के अंदर बने जाएंगे, अगर ये पहले गुजरात में बनता है, डायमंड का पूरा बिजनेस गुजरात में आ जाता है, तो देन नेचुरली गुजरात विल बी द ग्रोथ इंजन
for the entire country in coming 20-25 years, अपने स्वर्णिम काल के अंदर जो बताते हैं। तो आपका कंक्लूजन क्या है सर? हमें 1-1.5 मिनट में खत्म करना पड़ेगा। यू गिव मी योर कंक्लूजन, व्हाट डू यू फोरसी? I foresee Gujarat to be the trigger and the growth engine. There are other states also like Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu. UP will be a very big growth trigger. लेकिन Gujarat, due to the specific industries, will be definitely a very big source. और उसमें GIFT City will be the biggest. It will be the crown jewel क्योंकि GIFT City will not only be the national capital, financial capital, it will be one of the global financial centers. तो दर्शक मित्रों, आपने सुना, GIFT City will be one of the financial capitals of the world, not only national, or it will be a growth engine as far as Bharat is concerned in coming 25 years. मित्रों, आपने आज जो बात सुनी उसको सिंप्लीफाई करके मैं एक ही 2-4 सेंटेंस में बता दूं तो बड़ी सीधी बात है। आपको लगता है ये हम सपनों की बात कर रहे हैं, मगर आपको शायद पता होना चाहिए नरेंद्र भाई ने 2008-9 में ये सपने बेचे थे और आज ये साकारित होने जा रहे हैं। अगले 10 सालों में आप देखोगे इसको, क्योंकि जमीनी तौर पर काम होता हुआ दिख रहा है। हाँ, भले थोड़ा धीरा चला, वक्त के शेड्यूल पे नहीं चला, मगर हो रहा है। और इसीलिए शायद कहना पड़ेगा हमें कि इट्स गोइंग टू बी गिफ्ट सिटी, इट्स गोइंग टू बी धोलेरा, इट्स गोइंग टू बी डायमंड बूस्ट। डायमंड बूस्ट के ऊपर तो हम लोग अलग एपिसोड भी कर चुके हैं, आप जा सकते हैं हमारे आर्काइव्स में और देख सकते हैं। फिर से भी सुमित जी के साथ में इनके बारे में बात करेंगे, मगर जाने से पहले मैं आपको फिर से रिमाइंड कर दूं, आज तो मैंने पूरे एपिसोड में नहीं किया क्योंकि बात इतनी एनग्रोसिंग थी। हमारे ये छोटे से चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें देखते तो बहुत है क्योंकि व्यूज पर से पता चलता है, हमें सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सुमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा सर्कल्स के अंदर पहुंचे, जिससे वास्तविक स्थिति का लोगों को ख्याल पड़े और कुछ हवा में बात नहीं हो रही है उसकी भी समझ वैश्विक हमारी जो ऑडियंस है उसमें आए। सुमित जी, जाते जाते व्हाट विल यू से बिफोर आई से यू थैंक यू वेरी मच? वेल, मैं इतना ही कहूंगा, इंडिया इज ऑन द ग्रोथ ट्रैक। इंडिया इज ऑल सेट टू बिकम अ ग्लोबल इकोनॉमी। आज हम लोग $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। ये बढ़नी है और ये बढ़ेगी, और इसके बारे में डिटेल में हम बात कर सकेंगे। लेकिन एक्सपोर्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग, न्यू एज टेक्नोलॉजीज, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, दीज विल बी द ग्रोथ ट्रिगर्स फॉर द फ्यूचर। मित्रों, सुमित जी ने बता दिया। सुमित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से भी हम इनसे एक वार्तालाप करने वाले हैं, हमने विषय भी चर्चा करके रखा हुआ है और हम बात करेंगे उसके ऊपर। मगर आज के लिए तो सिर्फ इतना ही। प्लीज फिर से आपको कहता हूं, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थिंक लाइन को थोड़ा आगे ले जाने में आपका सहयोग बहुत जरूरी है और हम आपको खाली सब्सक्राइब करने को कह रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे आपसे, और लाइक्स दे दो बस। थैंक यू वेरी मच दर्शक मित्रों। जय हिंद, जय भारत। सुमित जी, आपका बहुत बहुत जय हिंद, धन्यवाद।